जियांग मन में कहता है, खाना, रहना, कपड़े, यहाँ तक कि जेब खर्ची भी, कुछ भी इसे पूरा नहीं दिया जाता। इसलिए मेरे पास किसी को रिश्वत देने के लिए कुछ खास रकम है नहीं। राजमहल के विद्यालय में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो हमेशा इससे थप्पड़ मारते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं, इसे तंग करने के लिए, इसे परेशान करने के लिए अलग अलग रास्ते निकालते हैं। पर खुशकिस्मती से ये सब कुछ मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और उन सब को एक दूसरे से लड़वाने का तरीका मैं कोई ना कोई ढूंढ ही देता हूँ। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, मनोविज्ञान और साहित्य अध्यापक इसे स्कूल में पढ़ा देंगे क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आते। राजकुमार का हाथ पकड़कर जियांग उसे तेजी से ले जा रहा था तो राजकुमार उससे कहता है, जियांग पेंग, रणनीति सीखने के लिए क्या सच में हमें लाइब्रेरी से किताबें लाने की जरूरत है? तो जियांग कहता है, हाँ बिल्कुल है। आज महाराज ने तुम्हारे सभी भाइयों को अपने दफ्तर में बुलाया है। हमारे लिए आज ये अच्छा मौका है। जियांग मन में कहता है, अगर कुंफू की बात करें तो ये काफी होशियार है। ये पिछले 6 महीनों में काफी सीख गया है और खाना भी इसे समय पर मिलता है, तो अब ये काफी मजबूत भी है। राजकुमार कहता है, अगर किताबें पढ़ने के बाद मैं रणनीति सीख जाऊंगा तो क्या नाना जी मुझे पसंद करेंगे? जियांग मन में कहता है, ये फिर से शुरू हो गया। ये इन सब चीजों के बारे में चिंता करना कब छोड़ेगा? और कहता है, अगर वो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते तो तुम ऐसे बनो जिसे वो पसंद करने लग जाएं। तुम उनकी बेटी की इकलौती औलाद हो और सबसे बड़ी बात, तुम लड़के हो, उनके नाती। तुम कुछ किताबें पढ़ो और जब भी तुम्हें मौका मिले उनसे सवाल पूछो। उन्हें पता लगने दो, उन्हें एहसास करवाओ कि तुम ताकतवर बनना चाहते हो, तुम खुद की सुरक्षा करना चाहते हो। आगे उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद से पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। राजकुमार कहता है, मैं समझ गया। जियांग मन में कहता है, तुम्हारे नाना यान जिंग हैं, सेना के बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। उन्हें खुश करने की खातिर, अपनी तरफ करने की खातिर हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हालांकि मुझे अब तक ये नहीं पता कि रानी शेन और होंगशियो ने तुम्हारी तरफ अपना व्यवहार और सोच बदली है कि नहीं, इसलिए मेरे पास तुम्हें खुद से नेतृत्व देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है लाइब्रेरियन से, जो कि बाकी सब जैसा ही है, बेरहम। मुझे माफ कर दीजिए पर मैंने कभी राजकुमार को देखा नहीं, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। जियांग मन में कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे राजकुमार के कपड़े पहनकर राजमहल में किसी आम इंसान की घूमने की हिम्मत होगी क्या? इसे फिर भी अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी। जियांग झूठी मुस्कान के साथ कहता है, राजकुमार कृपया अपना जेड का पेंडेंट दिखाइए। राजकुमार अपनी कमर पर बांधने वाली जेड की लटकन निकालकर दिखाता है। उसे देखते हुए लाइब्रेरियन कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पर लाइब्रेरियन के चेहरे की घटिया मुस्कान साफ तौर पर बता रही थी कि जो उसने जानबूझकर किया। जियांग वैसे तो बहुत चिड़ा हुआ था, फिर भी झूठी मुस्कान मुस्काते हुए कहता है कि राजकुमार यहाँ पर कुछ किताबें लेने के लिए आए हैं। तो लाइब्रेरियन कहता है, ओह राजकुमार कितने ही मेहनती हैं, वो किताबें पढ़ना चाहते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। वैसे राजकुमार आप कौन सी किताबें लेना चाहते हैं? जियांग कहता है, राजकुमार खुद अंदर जाकर पहले देखेंगे और फिर पसंद कर लेंगे। लाइब्रेरियन थोड़ी आनाकानी करता है। जियांग मन में कहता है, अरे बस भी करो, और राजकुमार की तरफ देखता है और मन में कहता है, अरे कुछ तो अपनी ताकत दिखाओ, तुम राजकुमार हो, इसके सामने तुम्हारा दर्जा ऊंचा है। राजकुमार जियांग की बाजू खींचकर कहता है, जियांग पेंग चलो वापस चलते हैं। हाँ? जियांग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, ठीक है, तुम अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते ना, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके बाद एक थप्पड़ की जोरदार आवाज आती है और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।